बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो चलते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट जो है आपस में मिलता है और प्रोडक्ट बनाता है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जब रिएक्शन हो जाता है और वो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है और रिमेन नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो और कंप्लीट होने के बाद वो रिएक्टेंट फिर से भी रह जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट और रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पर डिफिनीशन कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि द रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो, इस्तेमाल हो क्विकली ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्सेस रिएजेंट द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट। हाँ, दूसरा भी मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, द रिएक्टेंट विच कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि वो जब रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं इस तरह CO2 प्लस H2O जब आपस में मिलते हैं और H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो वो जो मिल गए तो सिर्फ उसने जो है यहाँ पर लिमिटिंग जो है कंसंट्रेशन बनाया कार्बोनिक एसिड का। मतलब ये कि ये अमाउंट कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को जो है कंट्रोल करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। उस लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जब कोई रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो और वो जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन जब हो जाता है उसके बाद रिमेन नहीं होता, मतलब बाकी नहीं रहता, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लेकिन अगर ये फिर से भी यहाँ पर जो H2CO3 तो बन गया लेकिन फिर भी ये मौजूद है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेस रिएजेंट का डिफिनीशन भी कुछ इस तरह है कि द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट, जो मौजूद है इन ग्रेटर अमाउंट में, ज्यादा मिकदार में, एंड रिमेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन तो कंप्लीट हुआ लेकिन फिर भी ये जो है मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो चलो चलते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो, जब भी H2 प्लस O2 मिलता है तो इनसे बनता है क्या, H2O। तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस किस तरह करते हैं, यहां पर H जो है 2 है प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, 2 लिखते हैं। तो जब हम इसके साथ 2 लिखते हैं तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पर तो ये 4 हुए, तो हम यहां पर क्या करते हैं, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो उसके बाद क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अब हमने बैलेंस कर दिया। लेकिन ये नोट करें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो ना लिमिटिंग रीजन होता है और ना ही एक्सेस रीजन होता है। अब ये किस तरह बैलेंस है, ये फुल H2O जो है ये 18 का बराबर है, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16 और ये 2 इसके साथ जो है मल्टीप्लाई होता है। फिर उसके बाद अगर रिएक्टेंट साइड पर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन हमारे पास 16 है और ये मल्टीप्लाई होता है 2 के साथ, प्लस ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होता है और इनसे हमारे पास 4 बन जाता है। ठीक है, तो और अब जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 36 बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास 36 ही बनता है। मतलब ये कि जो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास जो है जो मास है वो प्रोडक्ट साइड पर भी है। तो मतलब ये, मैं इसको मिटाता हूं कि यहां पर जो है, यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ इस तरह होता है कि 2 मोल जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, 1 मोल के साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, फिर वो हमारे पास 2H2O बनाता है। लेकिन जब हम इसको 4 ले ले और इसको 5 ले ले तो फिर क्या होगा। ठीक है, इसको 4 मोल ले ले, इसको 5 मोल ले ले। ठीक है,
मतलब ये कि 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था तो हमारे पास 2H2O बनता था। अब हम इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को 4 लेते हैं और ऑक्सीजन को 5 लेते हैं। अब इसमें हम एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। इनसे पहले ये तो बैलेंस था, इस वजह से इसमें जो है एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट नहीं थे। अब इसको हमने इसको अनबैलेंस बनाया। अब इस अनबैलेंस में क्या करते हैं हम जो है एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट जो है देखते हैं। तो अगर यहां पर देखा जाए वहां पर 2 मोल H2 जो है रिएक्ट करता था किसके साथ, 1 मोल O2 के साथ, फिर हमारे पास 2H2O बनाता था। लेकिन अगर हम 4 मोल H2 बनाए तो कितने मोल जो है ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा और H2O बनाएगा, तो इसके साथ हम X लिख देते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है, X मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1। ये 2 यहाँ पर भी मैं डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर भी मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये हमारे पास आंसर 2 आ गया। मतलब ये कि हमारे पास एक्सेस जो है वो ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि 5 में से जो है वो 2 इसके साथ मिल गया, लेकिन वो रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 3 रह गया। मतलब ये कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एक्सेस है। थोड़ा सा मैं भी कुछ चेक करूं कि लगा हुआ है कि नहीं। हाँ लगा हुआ है। तो हमारे पास एक्सेस जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 1.13 है और उसको देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि कार्बोनिक एसिड को हम जो है प्रिपेयर करते हैं, H2CO3 को हम प्रिपेयर करते हैं कार्बोनिक एसिड को अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहां पर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। जब H2O प्लस CO2 तो ये हमारे पास बनाता है H2CO3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो अगर देखा जाए यहां पर H जो है ये 2 है, वहां पर H भी 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, प्लस यहां पर ऑक्सीजन क्या है 2 है, 3 हो गए। वहां पर ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, ये भी बैलेंस हो गए। यहां पर कार्बन 1 है, वहां पर भी हमारे पास कार्बन 1 है। मतलब ये कि ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। अब उसने बताया हुआ है कि इफ 120 ग्राम ऑफ CO2 डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम करें और उसके बाद कैलकुलेट करें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलो चलते हैं और इसको हल करते हैं। तो इनसे पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जब भी आप ग्राम को देख के जरूरी के पहले उसको मोल में कन्वर्ट करें, उसके बाद उसे मजीद हल करें। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसका जो हम ग्राम दिया गया है उसको जो है उसके मोलर मास पर डिवाइड करते हैं और मोल मालूम करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, उसने कितना दिया गया है 120, और उसका कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है। मोलर मास इस पर प्रैक्टिस करें, जरूरी प्रैक्टिस करें कि पहले से ही आपको पता हो। इस ग्लूकोज का 180 है, इसका 44 ग्राम पर मोल है। तो ये किस तरह है, हमारे पास कार्बन 12 है प्लस ऑक्सीजन 16 है और ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम 122, ठीक है, तो ये हमारे पास 44 बनता है। ठीक है, इसका मोलर मास। तो ये हम इस 44 पर जो है डिवाइड करते हैं और हमारे पास जो आंसर आता है इसका ये हमारे पास 2.72 मोल आता है, 2.72 मोल आता है। अब ये हमारे पास मालूम हुआ। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल लेते हैं और मास इन ग्राम ऑफ वाटर कितना दिया गया है 80 दिया गया है ना, तो 80 को हम फिर क्या करते हैं, उस मोलर मास ऑफ H2O को वाटर पर जो है डिवाइड करते हैं इस H2O का। तो 18 है हमारे पास और वो हमारे पास कितना बनता है, वाटर का 4.44 मोल हमारे पास बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके मास को जो है उसके मोलर मास पर डिवाइड कर दिया, मास इन ग्राम जो दिया गया है, और उससे हमारे पास मोल आ गए। अब जब हमारे पास मोल आ गए तो उसने पहले लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। अब
इस कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में लिमिटिंग रीजन कौन सा है? तो इस वैल्यू के इस दो वैल्यू को देखें, एक 2.72 है और एक 4.44 है। अब इसमें इन दो वैल्यू में कौन सा वैल्यू जो है वो कम है, बता दिया। तो ये हमारे पास गुड, आपका आंसर सही है। ये हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब भी इस तरह जो है एग्जांपल हल करो तो उस लिमिटिंग रिएजेंट को लो और उस मैक्सिमम जो अमाउंट है प्रोडक्ट का वो इससे मालूम करो, ठीक है। मतलब ये कि जब आपके साथ लिमिटिंग रिएजेंट मालूम हो गया, फिर उसको लो और उसके जरिए से प्रोडक्ट का जो है वो मास मालूम करो, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, ठीक है, ये यहां पर लिख रहा हूं। फिर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने पहले उस इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ था। अब क्या करते हैं, जब वन मोल CO2 रिएक्ट करता है तो हमारे पास 1 मोल H2CO3 बनाता है। जब 2.72 मोल CO2 जो है बनता है तो वो भी H2CO3 भी 2.72 मोल होगा, 2.72 मोल होगा, सॉरी 2.72 मोल होगा ना, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इससे पिछले लेक्चर को अटेंड करें, फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मोल आ गए H2CO3 का, वो हमारे पास 2.72 मोल आ गए, किसका, H2CO3 का, ठीक है। तो H2CO3 का जो हमारे पास मोल आ गया वो 2.72 मोल आ गया। आप सोच रहे होंगे कि इसका किस तरह 2.72 मोल आ गया। मतलब ये कि अगर एक मोल CO2 रिएक्ट करता है और एक मोल H2CO3 बनाता है तो सिमिलरली 2.72 मोल जब CO2 रिएक्ट करता है तो 2.7 मोल H2CO3 बनाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो अगर 1 पर डिवाइड होता है तो फिर से 1 आता है ना, तो इस वजह से, ठीक है, H2CO3। तो हमारे पास H2CO3 का कार्बोनिक एसिड का 2.72 मोल आ गए। अब वो क्या चाहता है, यहां पर इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, फिर से वो फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम, जल्दी लिखता हूं, मोलर मास। तो यहां पर तो इसके मोल है 2.72 इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इस फार्मूले को हम किस तरह लिखते हैं, इसको यहां पर शिफ्ट करो तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, m इज इक्वल टू 2.72 मल्टीप्लाई बाय m, और m हमारे पास क्या है, शायद H2CO3 को लिखते हैं, उसका मोलर मास मालूम करते हैं H2CO3 का। अब ये H हमारे पास 1 है प्लस 2 प्लस हमारे पास कार्बन जो है वो 12 है प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये हमारे पास जो है 2.72 मल्टीप्लाई बाई 98 बनता है ना। इसको देख लो थोड़ा सा कि ये 98 है कि नहीं, सॉरी 62 ग्राम पर मोल, मैंने डायरेक्ट टाइम को बचा दिया, 62 ग्राम पर मोल, सॉरी आई एम सॉरी 62, और इसके साथ जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका जो है मास मालूम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।